ओके, वेलकम बैक दोस्तों। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं द जर्नी ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बता दूं। ठीक है, ऑन एन एवरेज एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 2 से लगभग 16 to 17 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कंसिस्टेंटली हर बार। मतलब यहां तक ऐसा भी हो चुका है कि इस चैप्टर से लगभग 22 से लेकर 23 मार्क्स तक के भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं सिर्फ एक ही चैप्टर से। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। हाँ, मैंने चैप्टर 1 में काफी सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स को स्किप करके यहां पर मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं। थ्योरेटिकल टॉपिक्स में मैंने आपको पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूं, हो सकता है कि कोई ध्यान ना रहे ना, थियरी पढ़ते पढ़ते ध्यान नहीं रहता, अक्सर पता है सो जाते हैं लोग, अंदर ही अंदर सो जाते हैं, दिमाग सो जाता है हमारा। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ होगा बाई चांस, देन इन दैट केस प्लीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चैप्टर 1 के वो टॉपिक्स को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हम उनमें लौट के आएंगे। देयर आर मेनी टॉपिक्स, जैसे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्टिंजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज करके एक टॉपिक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट प्रिंसिपल, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, लौट के आएंगे उन टॉपिक्स में। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ठीक है, ओके, सो लेट्स बिगिन। अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? हम लोग बेसिकली देखने जा रहे हैं कि हम लोग अकाउंटिंग जर्नी में करने क्या वाले हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोना सी हियर। ठीक है, तो आराम से सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पॉपुलर जो डेफिनेशन है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं डेफिनेशन अभी आपको दिखाऊंगा इसको आप फील कर पाओगे बिकॉज ऑफ वॉट एवर वी हैव लर्न टिल नाउ। ठीक है, देखिए, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, सबसे पहले रिकॉर्डिंग, ठीक है, देन क्लासिफाई, और उसके बाद समराइजिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। दिस इज द अकाउंटिंग प्रोसेस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्या? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ठीक है, विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स thereof. This is the definition of accounting. उम्मीद करता हूं कि ये जो भी लिखा है यहां पर, इसे देख के आप समझ पा रहे हो कि ये क्या है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड इतनी अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं कि ये डेफिनेशन आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर ना बहुत बारीकी में हम लोग को कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डेफिनेशन कहां का है, ये भी पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, सो लेट मी टेल यू दिस डेफिनेशन इज ऑफ AICPA। ठीक है सर, इसका फुल फॉर्म अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जैसे इंडिया में ICAI होता है, दिस इज द एसोसिएशन ऑफ CPAs। CPAs मतलब यूएस में CA नहीं कहते, वहां पे CPA कहते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज AICPA। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है भैया, तो ये है डेफिनेशन ऑफ गिवन बाय AICPA। ओके, एक और डेफिनेशन आपको बता रहा हूं विच इज गिवन बाय अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, AAA। ठीक है, तो AAA वाला डेफिनेशन, AAA वाला डेफिनेशन क्या है? ये कहता है द प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, ठीक है, उसके बाद मेजर करो, मॉनिटर उसमें मेजर करो, एंड आफ्टर दैट कम्युनिकेट करो, क्या? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकर्स। दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय AAA, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। ठीक है, अब देखो कभी कभी थियरी में हमसे ये भी पूछ लेते हैं, है ना, तो डेफिनेशन कोई एक तो भी हमें आना चाहिए। ओके, देखिए भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है समझने की कोशिश करो। बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, और उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने तक सीमित नहीं रखते हुए इसे कम्युनिकेट करेंगे, फैलाएंगे। जो भी इसे यूज करना चाहता है, जो भी मेरे बिजनेस के बारे में जानना चाहता है, चाहे वो एक इन्वेस्टर के फॉर्म में मेरे बिजनेस के बारे में जानना चाहता हो, या चाहे वो मेरे बिजनेस के साथ कोई लेन देन कर रहा हो, जैसे ही इज अ सप्लायर, मैं उससे गुड्स खरीदने वाला हूं, चाहे वो मेरे बिजनेस में लोन देने वाला हो, कोई बैंकर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो जो टैक्स रिलेटेड मैटर्स के लिए मेरे बारे में जानना चाहता है, एनीवन। ठीक है,
कोई भी बंदा अगर मेरे बिजनेस के बारे में जानना चाहता है तो मैं उससे कम्युनिकेट करूंगा मेरे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और ये किस तरह से करूंगा? 3 चीजों से, ठीक है? वही 3 चीजों को अभी कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली द बुक कीपिंग प्रोसेस, ठीक है? सिंपल सा है। बुक कीपिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, देखो जैसे कि अभी अभी आपने पढ़ा, अलग अलग भाषा में अलग अलग तरह से कहा, जैसे कहा गया है आइडेंटिफाई करेंगे, मेजरिंग करेंगे, या जो आपने शुरुआत में पढ़ा रिकॉर्डिंग, है कि नहीं? तो ये होगा हमारा सबसे पहला स्टेप। ये कैसे किया जाता है? इसके लिए हम सबसे पहले बनाते हैं एक बुक बोले तो एक रजिस्टर बनाते हैं, ठीक है? खाता, ओके? अब ये खाता क्या है? दिस इज कॉल्ड एज अ रिकॉर्ड बुक, या इसी को हम लोग कहते हैं द प्राइमरी बुक, ठीक है? और इस बुक में हम लोग पास करेंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है? यहां पे हम लोग पास करेंगे जर्नल एंट्रीज। सो व्हाट इज जर्नल एंट्रीज? जर्नल एंट्रीज इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमेटिक मैनर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा क्लासिफिकेशन। अब ये क्या होगा? देखो बात को समझो। रिकॉर्डिंग में मतलब क्या हुआ? जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लिखते हुए चलेंगे, एक इंफॉर्मेशन, सेकंड इंफॉर्मेशन, थर्ड इंफॉर्मेशन, फोर्थ इंफॉर्मेशन, फिफ्थ इंफॉर्मेशन लिखते हुए जाएंगे, ठीक है? पॉइंट इज कि ये इंफॉर्मेशन सब एक ही चीज के बारे में कहेंगे क्या? नहीं, देयर विल बी एन नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर इतने सारे इंफॉर्मेशन है तो उन सबको मस्त एक साथ जमा करके टेबल पे रख देगा, बोलेगा कि ये सारा इंफॉर्मेशन है, जिसको जिसके काम का है ये लेके जाओ। ऐसा करूंगा? नहीं ना। अरे भाई साहब, इंफॉर्मेशन को सही तरीके से रखना पड़ेगा ना, अलग अलग इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरह से क्लासिफाई करना पड़ेगा। सो वी क्लासिफाई देम एज डिफरेंट अकाउंट्स, ठीक है? और इसके लिए एक अलग बुक बनाते हैं हम लोग, जिसे हम कहते हैं लेजर बुक। बुक बोले तो रजिस्टरी बनाते हैं, खाता बनाते हैं, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ लेजर बुक। लेजर बुक में क्या होता है? नॉर्मली स्पीकिंग हर पेज में हम लोग ना अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन हम लोग यहां पे लाइन से लिखते हुए जा रहे थे उसे अकाउंट वाइज क्लासिफाई करेंगे। पहला अकाउंट, दूसरा अकाउंट, तीसरा अकाउंट, इस तरह से क्लासिफाई करते हुए जाएंगे, ठीक है? और ये सब हो जाने के बाद ये हुआ लेजर पोस्टिंग की जर्नी, क्लासिफिकेशन यानी लेजर पोस्टिंग। और ये सब हो जाने के बाद पूरा बुक कीपिंग प्रोसेस यहां पे एंड हो जाएगा। लेकिन बुक कीपिंग प्रोसेस के एंड होने पे आखिर में वो कम्युनिकेशन वाला पार्ट आ जाएगा। मतलब देखो भैया, बहुत सारे जनों को मुझे इंफॉर्मेशन देना है। इंफॉर्मेशन देना है तो वो इंफॉर्मेशन मेरे जर्नल बुक और मेरे लेजर बुक, ये 2 बुक में मैंने रखे हुए हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि इसमें पूरे डिटेल है भाई, इसमें पूरी जानकारी है, मेरे बिजनेस का 100% इंफॉर्मेशन, ठीक है? अब जरा सोच के देखो, अगर मैं इसे पब्लिक कर दूं, किसी को भी जो भी चाहे वो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकता है, अगर ऐसा कर दूं तो प्रॉब्लम नहीं होगा भाई साहब। मेरे कंपटीटर ने आके मेरे डिटेल्स अगर देख लिए, सब एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स के सारे ट्रांजैक्शंस देख लिए, तो मेरे ही अगेंस्ट में यूज करेगा ना आगे चल के। वो ये नहीं कर सकते, समझे बात को? सो एज अ रिजल्ट मुझे क्या करना होगा? ये पूरा डिटेल में सबको नहीं देता, ये डिटेल्स को समराइज करके आई विल बी गिविंग इट टू अदर्स। एट द सेम टाइम इट्स नॉट जस्ट मी, इवन बाहर वाले लोग। अब भाई साहब आप एक बात सोच के देखो, ऐसे जर्नल एंट्रीज तो पूरा मतलब पोथी बन जाएगा पूरा। लेजर पोस्टिंग के तो बस तो बहुत सारे पोथी बन जाएंगे। इसके अलावा अपन वो बिल्स भी मेंटेन करेंगे, वाउचर्स जिसे हम कहते हैं। अब इतना डिटेल हम लोग मेंटेन करते हैं। अगर मान के चलो अब मेरा कोई एक बैंक से मुझे लोन लेने की जरूरत पड़ी, तो मैं बैंक के पास गया, बोला कि भाई साहब मुझे लोन दे दो, ठीक है? अब वो लोन देने के लिए मुझसे रिकॉर्ड्स मांगेगा, तो क्या मैं उसे ये पूरे जर्नल लूं? या ले भाई जर्नल, आप रुक जाए, ये लेजर। अब इतना सारा डिटेल दूंगा, इतना पढ़ने का उसको फुर्सत है? बोलेगा भाई इतना पढ़ना होता तो यहां थोड़ी ना बैठा होता मैं कुछ भी। गेटिंग मी? सो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दोस डिटेल्स। आप सोच के देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको लग रहा है कि आपने टैक्स में चोरी किया, आपसे वो डिटेल्स मांग रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं अच्छा डिटेल चाहिए, ये ले, डिटेल मांगा ना, ये ले, जर्नल भी ले, लेजर भी ले, हर एक डिटेल ले। बोला बाबा पहले के काम कम है हम लोगों को, इतना पढ़ने की आदत तो होती तो फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी ना बैठे होते, करेक्ट? सो एज अ रिजल्ट पॉइंट इज कि दे ऑल्सो आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट मच डिटेल्स, दे ऑल्सो वॉन्ट ओनली सम समरी। जितना उनको काम का इंफॉर्मेशन उतना बता दो, बस काम करो।
तो यही चीज को हम लोग समराइज करते हैं। समराइजेशन का मतलब होता है वी मेक फाइनल अकाउंट्स। आखिर में हम लोग क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज आवर फुल अकाउंटिंग प्रोसेस, जो कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया हुआ है। ठीक है, चलो, तो यही चीज को अभी डिटेल में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। लेकिन इसके पहले मैं एक बार आपको पूरा जर्नी बता देता हूं कि क्या होता है। ठीक है, पूरा जर्नी क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बाय मेंटेनिंग द सबूत, यानी सबसे पहले हम लोग वाउचर फाइल्स मेंटेन करते हैं। हर एक सबूत, हर एक बिल यहां पे संभाल के रखा जाता है। ठीक है, अब वाउचर फाइल के बाद हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, यानी वी पास द जर्नल, पूरा रिकॉर्ड बुक मेंटेन करते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, जो कि कुछ ऐसा फॉर्मेट में होता है। पढ़ेंगे इसके बारे में। डेबिट क्रेडिट भाषा में जर्नल एंट्री को पास किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद लेजर पोस्टिंग करेंगे, जहां पर हम अलग अलग तरह के अलग अलग पेज में अकाउंट बनाते हुए चलेंगे। जो भी जर्नल एंट्री पास किया उसका लेजर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, लेजर बनाने के बाद आखिर में, उसके बाद, नॉट आखिर बट उसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ होगा कि भाई साहब अगर मैनुअली हम लोग चीजें कर रहे हैं या इवन कंप्यूटराइज कर रहे हैं तो एंट्री तो एटलीस्ट हम ही कर रहे हैं ना, तो कुछ गलती किया तो ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हम लोग को ऐसा मन में शक आएगा कि यार सब सही जा रहा है ना। तो अगर मन में शक आया तो एक बार चेक करके देख लो। तो वो चेक करने का एक तरीका होता है ट्रायल बैलेंस। हमारे डेबिट क्रेडिट भाषा का एक एडवांटेज होगा कि हम जब चाहे चीजों को चेक करके देख सकते हैं। तो ये चेक करके देखेंगे, ये होगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हो जाने के बाद गलतियां पता चलेंगे हमें। डेबिट क्रेडिट अगर मैच कर रहा है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं कर रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। तो जो गड़बड़ है उसको ढूंढा जाएगा और उसको ढूंढ के हम लोग उसे रेक्टिफाई करेंगे। तो उसके बाद जो किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मतलब कैसा? अगर कोई चीज गलत लिखा तो उसको काट के सुधार दो, ऐसा नहीं होता। ये भी होता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में, यानी डेबिट क्रेडिट की भाषा में। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस से ही हर एरर पकड़ा जाए। कभी कभी ना एरर्स छुपे हुए रहते हैं, छुपे रुस्तम होते हैं, मिलते नहीं आसानी से। तो इसके लिए ना एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं ऑडिट। ठीक है, तो ऑडिटर्स आके ऑडिट करते हैं, पूरा डिटेल में चेक करते हैं और वहां से वो गलतियों को बताते हैं और उन गलतियों को ढूंढ के हम उसे करेक्ट करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफाई हो जाने के बाद भाई रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में भी फिर से गलती कर दिया तो इसलिए फिर से हम लोग एक बार बनाते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर से चेक करके देखते हैं सब सही है ना। ठीक है, ये हो जाने के बाद हम लोग क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग मतलब ये समझेगा, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा डिटेल में जाएंगे तब आएगा आपको समझ में। देन वी कॉल समथिंग कॉल्ड एज क्लोजिंग, ये एंड में होता है क्लोजिंग। ठीक है, और आखिर में हम समरी को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच इज सर्कुलेटेड अमॉन्ग्स्ट एवरीवन। सो चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टिल रेक्टिफिकेशन। ठीक है, ये पूरा जो वाउचर फाइल से शुरू करके जर्नल कैसे पास करना, लेजर कैसे बनाना, जर्नल के अलग अलग वैरायटीज, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना, ट्रायल बैलेंस के कितने अलग अलग तरीके होते हैं, रेक्टिफिकेशन कैसे करना, ये है हमारा चैप्टर 2। ठीक है, अच्छा, उसके आगे जो ये क्लोजिंग वगैरह जो दिख रहा है ना, क्लोजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, दिस इज बेसिकली फाइनल अकाउंट्स। ये भी हमारे सिलेबस में है लेकिन इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 2 इज ओनली टिल रेक्टिफिकेशन। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये पूरा जर्नी आपको समझ में आया, ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल कैसा होगा हमारा। और इसी के साथ मैं एक चीज और बता देता हूं कि देखो दोस्तों, हम लोग क्या करने क्या चाह रहे हैं अकाउंटिंग के दुनिया में। हम लोग बेसिकली जो हमारा बिजनेस है, सड्डा बिजनेस, ठीक है, इस बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हो रहे हैं, यानी जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो रहे हैं, उन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को उनके यूजर्स तक पहुंचा रहे हैं। एज सिंपल एज दैट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर बीइंग सर्कुलेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स्ट द यूजर्स। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सबसे पहले तो यूजर हम खुद है ना, अपने बिजनेस का इंफॉर्मेशन तो हमें खुद को चाहिए, तो सबसे पहले तो हम खुद ही यूजर्स हुए, तो वी विल बी कॉल्ड एज द इंटरनल यूजर्स। लेकिन और भी तो लोग हैं, जैसा अभी मैंने कहा बैंक से लोन लेना है तो बैंकर को भी तो मेरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में दिलचस्पी है, मेरे सप्लायर को मेरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में दिलचस्पी है, कोई प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है उसको मेरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में दिलचस्पी है, गवर्नमेंट को मेरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में दिलचस्पी है। इन सबको मैं कहूंगा एज द एक्सटर्नल यूजर्स। सो दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन के बाद मैं एक फाइनल
स्टेटमेंट में पहुंचना चाहता हूं, एंड दैट इज, कैन आई से दैट अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. और इस लैंग्वेज में दोस्तों सिर्फ दो ही शब्द है, डेबिट और क्रेडिट. एज सिंपल एज दैट. बस बात इतना है कि डेबिट और क्रेडिट के अलग अलग जगह पे मीनिंग अलग अलग है, और वही मीनिंग अब हमें अच्छी तरह से समझना है. यही गलती करते हैं सब लोग. इस मीनिंग को समझने की जगह हम डेबिट क्रेडिट रूल्स को रट्टा मार के आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है, अगर रट्टा मार के आगे बढ़ोगे तो बस फॉर्मूला की तरह इसको अप्लाई करते रह जाओगे, आंसर लिख के आ जाओगे, मार्क्स भले पा लोगे, लेकिन आगे चल के कहीं ना कहीं जब अंडरस्टैंडिंग वाला एरिया आएगा दिक्कत जाएगी. ठीक है, सो हमें यही नहीं करना है. हमें अच्छी तरह से इस लैंग्वेज को समझ लेना है. ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड हाउ द जर्नल एंट्री इज पास्ड, बेसिक से ही मैं शुरू करूंगा. मैं उससे पहले एक खास छोटा सा एक चीज डिस्कस कर लेना चाहता हूं. व्हाट इज दैट? जो हमने अभी तक पढ़ा है दोस्तों, हम लोगों ने ये पूरे सबसे पहला जो हमारा काम होता है, सबसे पहले शुरू करते वक्त सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हमें ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं विच इज रिलेटेड टू द एंटिटी एंड विच इज मॉनेटरी. बराबर, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है. मैं थोड़े से इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर बाटलीवाला. ठीक है, बाटलीवाला साहब जो है ये ओनर है. इन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए जो सिनारियो चल रहा है उसके मुताबिक इन्होंने कहा कि काम करते हैं, सैनिटाइजर का बिजनेस शुरू कर देते हैं. तो इन्होंने सैनिटाइजर का बिजनेस शुरू कर दिया. ठीक है, इसका नाम उन्होंने रखा जीसीजी सैनिटाइजर्स. ठीक है सर, ये क्या है जीसीजी सैनिटाइजर्स? क्या है? जीसीजी का फुल फॉर्म है गो कोरोना गो. ठीक है, तो जीसीजी सैनिटाइजर्स ये नाम से इन्होंने बिजनेस शुरू किया. इसके ये इकलौते ओनर है. सो दिस इज द सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ऑफ मिस्टर बाटलीवाला. ओके, चलिए. What I'm gonna do here is I'm gonna give you some transactions here, and what I want is कि आप लोग ने काम करना, जैसे मैं ट्रांजैक्शन यहां पे दिखाऊंगा तो एक बार पॉज करके आप लोग सिर्फ एक बात बताना मुझे कि हम लोग इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे कि नहीं करेंगे. अच्छा, बिफोर आई बिगिन लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क यू हु इज द एंटिटी. ठीक है, आर वी पासिंग द अकाउंटिंग एंट्रीज, यानी मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूं फॉर मिस्टर बाटलीवाला या फॉर जीसीजी सैनिटाइजर्स? क्या किसी के मन में ये आ रहा है सर एक ही तो बात है सर, कोई भी हो बाटलीवाला हो या जीसीजी सैनिटाइजर्स हो एक ही तो बात है? ना, एक बात नहीं है. भूल गए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. ओनर अलग है और ओनर का बिजनेस अलग है. दोनों अलग अलग व्यक्ति है, दोनों को सेम नहीं माना जाता. ठीक है, तो हम लोग जो अभी आंसर दिखने वाले हैं दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, यानी जीसीजी सैनिटाइजर्स. ठीक है, सो आपको मुझे सिर्फ ये बताना है कि अकाउंटिंग एंट्री जीसीजी सैनिटाइजर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास किया जाएगा कि नहीं. ओके, लेट्स सी. पहला ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज्ड मशीन फॉर प्रोड्यूसिंग सैनिटाइजर्स. सैनिटाइजर बनाने के लिए मशीन लग रहा है भैया, फैक्ट्री में मशीन खरीदा है, 10 लाख रुपए खर्च किए. क्या इसकी अकाउंटिंग एंट्री हमारे बुक्स में होगा? हमारे मतलब जीसीजी सैनिटाइजर्स के बुक्स में होगा कि नहीं होगा? पॉज कीजिए और बताइए आंसर. उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने आंसर बता दिया है. मैं कंटिन्यू कर रहा हूं. यस, बिल्कुल इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास की जाएगी, क्योंकि भाई साहब बिजनेस के लिए ही तो खरीदा है ना. दिस इज डेफिनेटली रिलेटेड टू एंटिटी, दिस इज डेफिनेटली मॉनेटरी, डेफिनेटली वी विल बी डूइंग द अकाउंटिंग. सिंपल, दो ही चीजें देखने, मॉनेटरी है क्या, एंटिटी से रिलेटेड है क्या, बस. अगला, हम लोगों ने कुछ स्टाफ अपॉइंट किए काम करने के लिए, ऑफिस में, फैक्ट्री में, जहां पर भी है, एम्प्लॉइज. ठीक है, इनको सैलरी दे रहे हैं. ठीक है, चलिए मैं ना इसे दो अलग अलग स्टेज में डिवाइड करके बताता हूं. सबसे पहले क्या हो रहा है? इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है. इंटरव्यू, अभी एम्प्लॉइज आए, इंटरव्यू हो रहा है अभी. ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद ये सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है. ठीक है, फिर हमने उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया. दोस्तों मुझे बताना कि जब मैंने अपॉइंटमेंट लेटर दिया, जब मैंने उनको कहा कि हम आपको महीने का इतना इतना सैलरी देंगे, है ना, सैलरी कब दिया जाता है? मंथ एंड में, शुरुआत में ही नहीं दे देते. अगर शुरुआत में ही दे दिया तो हो गया, एम्प्लॉय आएंगे ही नहीं, फिर दिखेंगे नहीं आपको. गेटिंग मी? तो एज अ रिजल्ट मंथ एंड में दिया जाता है, काम हो जाने के बाद दिया जाता है. बराबर. तो अगर मैं ऐसा कह रहा हूं देन इन दैट केस जरा सोच के देखना. अभी
एट द स्टेज ऑफ अपॉइंटमेंट, मंथ की शुरुआत में जब मैंने सिर्फ अपॉइंट किया, क्या उसी वक्त मैं अकाउंटिंग एंट्री पास कर दूं कि मैं रुकूं कि महीना भर हो जाने दो, जब सैलरी का वक्त आएगा तब एंट्री पास करेंगे? कब एंट्री पास करेंगे? ठीक है, तो इसका सीधा सीधा प्रश्न आपको एक ही चीज पूछना चाहिए कि व्हेन यू बिकम ऑब्लिगेटेड टू पे, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन कब आएगा? जरा सोच के देखिए, आपने अभी सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर दिया, तो क्या सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर देने की वजह से आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाएगा? नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर देने से थोड़ी पैसे दिए जा रहे हैं। हम अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में पकड़ने के लिए उसको पैसे दे रहे हैं क्या? हम तो उसके काम के लिए दे रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट वी विल बिकम ऑब्लिगेटेड। हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन तब आएगा जब उस बंदे ने, एम्प्लॉय ने एक्चुअल में काम किया। तो अगर वो महीना भर हमारे यहां पे काम कर रहा है तो महीने भर का सैलरी मेरे ऊपर बन जाता है मेरा ऑब्लिगेशन, मुझे उसको पे करना ही है। करेंगी? अच्छा, तो सबसे पहली बात, जो बात मैं चाहता हूं कि सब लोग अच्छी तरह से ध्यान में बिठा ले कि सैलरी की अकाउंटिंग हमारे बुक्स में जरूर किया जाएगा, और वो भी कब किया जाएगा? मंथ एंड में, शुरुआत में नहीं। अपॉइंटमेंट करते वक्त कोई एंट्री पास नहीं की जाती, मंथ एंड में हम लोग इसकी एंट्री पास करेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। अब बाटली वाला साहब जो है, इनकी बीवी ने कुछ शॉपिंग किया है, अपने बहुत शॉपिंग किया है, ठीक है, तो शॉपिंग किया है। अब शॉपिंग के लिए मना थोड़ी ना कर सकते, बीवी को कौन मना कर सकता है? हिम्मत है किसी की? चलो ठीक है, तो शॉपिंग तो किया। अब बताइए मुझे, क्या हम इसका भी अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? नहीं करेंगे। वी वोंट पास एनी जर्नल एंट्री। काहे नहीं करेंगे सर? हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे कुछ लोगों के मन में जरूर आ रहा होगा, सर व्हाट अबाउट ड्राइंग्स? इसको ड्राइंग से मानेंगे क्या? एक मिनट, आराम से समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो दोस्तों, क्या हो रहा है, नॉर्मली स्पीकिंग, अगर पर्सनल खर्चों की मैं बात करता हूं, कोई भी बिजनेसमैन जो होता है उसका पर्सनल पैसा भी होता है, ऐसा नहीं कि पूरा बिजनेस में लगा दिया, उसके पर्सनल पैसे भी होते हैं। सो बिजनेस का पैसा अलग होता है, पर्सनल पैसा अलग होता है, ठीक है। नॉर्मली स्पीकिंग, अगर पर्सनल खर्चे हैं तो वो पर्सनल पैसों से होगा, है ना। तो कुछ नहीं दिया रहा तो नॉर्मल अजम्पशन मेरा यही है कि पर्सनल खर्चे पर्सनल पैसों से ही मीट किया जा रहा है, ठीक है। अगर मुझे स्पेसिफिकली बोला है कि भाई वो पर्सनल खर्चे के लिए ना बिजनेस के पैसे यूज हुए, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तो फिर बिजनेस इन्वॉल्व हो गया, फिर मुझे उसके ड्राइंग से कि क्या है ये सब के बारे में सोचना होगा। लेकिन फिलहाल यहां पर ऐसा कुछ दिया है क्या कि बिजनेस के पैसे यूज हुए? अगर स्पेसिफिकली कुछ नहीं दिया तो स्टैंडर्ड अजम्पशन याद रखना, पर्सनल खर्चे आर मेट फ्रॉम पर्सनल मनी, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट इसकी मैं कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करूंगा। ये प्योरली पर्सनल ट्रांजैक्शन, इसमें बिजनेस का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। बीवी किसकी है? बाटली वाला की, बिजनेस की नहीं। करेक्ट, ओके। चलो अगला, अब हम लोगों ने एसबीआई में जाके ना करंट अकाउंट ओपन किया। अब आपको भी पता होगा बैंक में अलग अलग तरह के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। नॉर्मली स्पीकिंग बिजनेस के लिए भी ओपन है करंट अकाउंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट भाषा से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बिजनेस के लिए ओपन किया है, ठीक है। तो बिजनेस के लिए अगर मैंने खाता खोला है, ये खाता बिजनेस का है, तो हम लोग अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ठीक है। यहां पर बिल्कुल किया जाएगा क्योंकि दिस अकाउंट बिलोंग्स टू द बिजनेस, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मान लो कि हम लोगों ने ना पर्सनल अकाउंट भी ओपन किया एचडीएफसी बैंक में, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, समझ रहे हो बात को। अब पॉइंट यह है कि आपको समझ लेना होगा कि ये बिजनेस के लिए ओपन किया है कि पर्सनल पर्पस के लिए ओपन किया है। तो यहां पर देखो, पर्सनल सेविंग अकाउंट, अगर पर्सनल सेविंग अकाउंट की बात करते हैं ना, तो जनरली स्पीकिंग ये पर्सनल रीजंस की वजह से ही किया जाता है। सो अगर ये पर्सनल अकाउंट है, बिजनेस का नहीं है, तो फिर मुझे ऐसे ट्रांजैक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल पैसा बिजनेस का लगा हो, अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, देन एनी पर्सनल ट्रांजैक्शन विल बी मेड फ्रॉम पर्सनल मनी, हेंस मैं इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, अलग थोड़ा सा ट्रांजैक्शन बता रहा हूं। देखो, हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास कुछ ऐसे फालतू फर्नीचर पड़े हुए थे, उसको एक्सचेंज करवा के नए फर्नीचर खरीद लिए बिजनेस के लिए।
बिजनेस के लिए फर्नीचर लग रहे थे तो पुराने फर्नीचर के एक्सचेंज में कर लिया। बाटली वाला के कुछ पुराने फर्नीचर पड़े हुए थे तो वो पुराने फर्नीचर के बदले में इन्होंने थोड़ा न्यू फर्नीचर खरीद लिया है। ओके, तो अगर ऐसा हुआ है तो क्या इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास की जाएगी? बिल्कुल पास की जाएगी। क्यों? अरे भाई साहब, बिजनेस के लिए ही तो खर्चा किया जा रहा है ना। यहां इट इज रिलेटेड टू एंटिटी। दोस्तों एक बात याद रखना, रिलेटेड टू द एंटिटी अगर है, ट्रांजैक्शन अगर मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा रहा है तो मैं अकाउंटिंग एंट्री बिल्कुल पास करूंगा ही करूंगा। गेटिंग मी? ये बात हमेशा याद रखना अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब अगला, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ बाटली वाला हाउस। बाटली वाला के घर का बिल है भाई, क्या करेंगे? नो एंट्री, बराबर, कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। क्यों? अरे भाई साहब, उसका पर्सनल खर्चा है ना, उसके पर्सनल बिजनेस, मतलब घर के पर्सनल उसके जो फैमिली मेंबर्स है उन्होंने पर्सनल जो टीवी खरीद के रखा है, पर्सनल जो लाइट पंखे है वो पर्सनल यूज में लाया है, तो उसके लिए बिजनेस की एंट्री करेंगे? नहीं करेंगे। So, इसका कोई एंट्री पास नहीं किया जाएगा। अगेन द सेम थिंग, पर्सनल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज टेकन एज मेट फ्रॉम पर्सनल मनी अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट इट इज मेट फ्रॉम बिजनेस मनी। रिमेंबर दैट। अब अगर मैं ऐसा कह देता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ऑफिस, जीसीसी सैनिटाइजर्स के ऑफिस का बिल भरा है, तो बिल्कुल, आप तो बिल्कुल दिलचस्पी है भाई, अब तो बिल्कुल एंट्री करेंगे, ठीक है। ओके, वेरी गुड। एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था, परचेज बार्बी डॉल फॉर डॉटर्स बर्थडे, क्या करेंगे? नो एंट्री। अगेन पर्सनल खर्चा है भाई, क्यों करेंगे? लेकिन देखो जरा संभल के, अभी तक मैं जो कहते आ रहा हूं वो यहां पर अभी लिख भी दे रहा हूं। अगर मैं यहां पे स्पेसिफिकली ऐसा लिख दूं, फ्रॉम ऑफिस मनी, है ना, यानी बिजनेस के पैसे निकाल के, बिजनेस के पैसे खर्च हुए यहां पे, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं बिल्कुल इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करूंगा और इसे मैं कहूंगा एज ड्रॉइंग्स। बिजनेस के पैसे ओनर के पर्सनल खर्चों के लिए यूज हो रहा है, ऐसा करके मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा, ड्रॉइंग्स, ठीक है। चलो ठीक है, अब दीज आर द ट्रांजैक्शंस दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। अब हम लोग शुरू करेंगे द जर्नी ऑफ एक एक करके कैसे हमारा प्रोसेस जाता है, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज कैसे पास किया जाता है, सबसे पहले वाउचर फाइल कैसे मेंटेन होता है, जर्नल एंट्री कैसे पास होता है, ये चीज में एक एक में जूम इन करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहां तक एक चीज तो मेरे दिमाग में क्लियर है कि मैं किस तरह के ट्रांजैक्शन में दिलचस्पी रख रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो मैंने ये देख लिया कि बिजनेस मनी खर्च हो रहा है कि पर्सनल मनी खर्च हो रहा है, और मैं ये देख रहा हूं कि कौन से पर्पस के लिए खर्च हो रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए खर्च हो रहा है कि पर्सनल पर्पस के लिए खर्च हो रहा है। तो इफ बिजनेस मनी स्पेंड फॉर बिजनेस पर्पस, आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन दिस ट्रांजैक्शन, मैं इसकी अकाउंटिंग जरूर करने जा रहा हूं, ठीक है। इफ बिजनेस मनी इज यूज फॉर पर्सनल पर्पस, स्टिल आई एम इंटरेस्टेड इन दिस ट्रांजैक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली तो भाई साहब बिजनेस का ही पैसा यूज हो रहा है ना। सो बिजनेस अगर थोड़ा सा भी कहीं से भी अगर इन्वॉल्व है तो मैं इसमें बिल्कुल दिलचस्पी रख रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो पर्सनल मनी इज यूटिलाइज फॉर बिजनेस पर्पस, तो भी मैं इसमें दिलचस्पी रख रहा हूं, फिर भी मैं इस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करूंगा, ठीक है, क्योंकि पर्पस तो बिजनेस है। बिजनेस अगर थोड़ा सा भी पार्शियली इन्वॉल्व है, आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है। देखो यहां पे दोनों में आपको क्या नजर आ रहा है, अगर बिजनेस मनी पर्सनल पर्पस के लिए यूज होता है, ऐसे ही ट्रांजैक्शन को हम आगे चल के रिकॉग्नाइज करेंगे एज ड्रॉइंग्स, ठीक है। और अगर पर्सनल पैसा बिजनेस के लिए यूटिलाइज हुआ, इसे एग्जैक्टली ऐसा ट्रीट किया जाएगा जैसे ओनर ने बिजनेस पे पैसा इन्वेस्ट किया, और इसी को हम लोग कहते हैं कैपिटल। आएंगे इसमें, अभी टेंशन मत लो इसके बारे में, ठीक है। तो बेसिकली मैं अगर दिलचस्पी नहीं रखता हूं तो सिर्फ एक तरह के ट्रांजैक्शन में दिलचस्पी नहीं रखता हूं, और वो है इफ पर्सनल मनी इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, ठीक है। चलिए, तो स्टेप बाय स्टेप अगर मैं आगे बढ़ूं तो सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो होता है टू आइडेंटिफाई द सोर्स डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो हम लोग सबूत इकट्ठा करते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट द सोर्स डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इस पे भी हम लोग को थियरी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए, इफ आई टॉक अबाउट द सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये भी अलग अलग तरह के होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट इज अ बिल, ठीक है, या इसी को हम आगे चल के कहेंगे एज एन इनवॉइस, ठीक है। व्हाट यू मीन बाय दैट?
देखो बिल या इनवॉइस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बेसिकली होता क्या है, देखो कभी भी हम लोग किसी भी दुकान से कुछ खरीदते हैं, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, कहीं से भी कुछ खरीदते हो तो दुकानदार आपको बिल देता है। ये हमेशा याद रखना, द सेलर और द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस प्रोवाइड्स यू द बिल। गेटिंग मी? चलो ठीक है। तो हम बायर है, हमने कहीं से कोई सामान खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो वहां से वो जो बिल मिला, तो वो बिल के ना कैसा होता है समझ लो इस बात को, वो सेलर उसके मिनिमम दो कॉपीज बनाता है। ओरिजिनल कॉपी वो बायर को दे देता है, ठीक है, और उसका एक डुप्लीकेट कॉपी वो खुद के पास रखता है। करेंगी? तो ये सबूत जो है वो उसके पास भी रहा कि वो ट्रांजैक्शन हुआ, और हमारे पास भी एक सबूत आ गया कि हमारा ये ट्रांजैक्शन, हमने कुछ खरीदा है। ठीक है, तो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट इज अ बिल। ओके, लेकिन ये इकलौता फॉर्म नहीं होता। ठीक है, देयर आर अदर फॉर्म्स ऑल्सो। तो क्या और फॉर्म्स हो सकते हैं? देखो कई बार क्या होता है कि ट्रांजैक्शन रेपिटेटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, हर महीने ये ट्रांजैक्शन होने जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने किसी से घर किराए पे लिया, ऑफिस पर्पस के लिए ऑफिस एक किराए पे लिया है। ठीक है, अब 5 साल के लिए ले लिया है, हर महीने हम इनको किराया देने वाले हैं। तो क्या हर महीने ये हम लोगों को कुछ एक डॉक्यूमेंट देंगे, कोई सोर्स डॉक्यूमेंट देंगे? नहीं, ये हर महीने कहां देते रहेंगे यार। उसकी जगह क्या कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट में एंटर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्रीमेंट में एंटर कर लेते हैं, तो कई बार ये एग्रीमेंट भी सर्व करता है एज अ सबूत। ठीक है, चलो, तो एग्रीमेंट कैन ऑल्सो बी अ सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, लेकिन हां, एग्रीमेंट एक ये सबूत बता देता है कि मुझे रेंट देना है। लेकिन हां, ऐसे भी तो चीजें होते हैं ना कि मैंने पैसे दिए, इसका सबूत। तो कई बार एक और चीज होता है जिसे हम लोग कहते हैं रिसीप्ट। रिसीप्ट, ठीक है, तो रिसीप्ट कैन ऑल्सो बी अ सोर्स डॉक्यूमेंट, इट कैन ऑल्सो बी अ सबूत। ठीक है, जैसे मैंने किसी को भी अगर पैसे दिए तो वो भाई साहब एक रिसीप्ट बना के मुझे साइन करके दे देते हैं कि हाँ भाई साहब, रिसीव विद थैंक्स दिस मच मनी। गेटिंग मी? सो दिस इज कॉल्ड एज अ रिसीप्ट। कई बार ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मेमो। व्हाट डू यू मीन बाय मेमो? मेमो का मतलब होता है समथिंग दैट इज टू बी मेमोराइज्ड, जो याद रखना है। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिसको मुझे याद रखना है, तो उसी को लिखित तौर पे कहीं पे लिख दिया गया है। अब ये कैसा होता है, देखो कई बार क्या होता है, हम लोग सामान जब खरीदते हैं किसी से, बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस ना, ऐसा होते रहता है। होता क्या है कि आगे वाला बंदा सामान भेज देता है, ठीक है, भरोसे के दम पे कि पैसे तो बाद में दे देंगे यार, चलता रहेगा, हमारा ट्रांजैक्शन चलते रहता है। ठीक है, तो वो हमारे पास सामान भेजता है, तो सामान जैसे ही मेरे पास डिलीवर हुआ तो वो डिलीवरी एजेंट के पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे वो साइन करवा लेता है हमसे, जिससे वो कहता है डिलीवरी मेमो। डिलीवरी मेमो। सो ये डिलीवरी मेमो क्या होता है? ये एक सबूत है कि भाई साहब गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू यू, आपके पास मैंने पहुंचा दिए। करेंगे? तो इवन डिलीवरी मेमो कैन बी अ सोर्स डॉक्यूमेंट। मेमो और भी तरह के होते हैं। इसी ट्रांजैक्शन को उल्टा कर लो, भाई साहब मैं गया कहीं पे, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके पास अभी सामान अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मैंने बोला ये पैसे रख लो यार आप, लेकिन पहले मुझे सामान दे देना। नहीं हो सकता ऐसा। तो मैंने आगे वाले को पैसा दिया, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि वो याद रखे, तो वैसे ट्रांजैक्शन के लिए बनता है कैश मेमो। ठीक है, ये कैश मेमो एग्जैक्टली कैश रिसिप्ट जैसा ही होता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ ये लिखा रहता है कि भाई साहब मुझे ये पैसे मिले हैं, इसके बदले में मुझे मेरा काम करना भी बाकी है, तो ऐसा लिखा रहेगा उसमें। तो ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोज। ठीक है, इवन दीज कैन बी अ सोर्स डॉक्यूमेंट। ओके, इसके अलावा अ नोट कैन ऑल्सो बी अ सोर्स डॉक्यूमेंट। अब ये क्या होता है, देखो आराम से समझने की कोशिश करेंगे। नोट इज मेनली एन इंटरनल सोर्स डॉक्यूमेंट, नॉट नेसेसरीली एन एक्सटर्नल सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है सर, ये क्या होता है सर? देखो एक्सटर्नल मतलब जब मैं किसी बाहर वाले को अगर ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूं तो उसे कहा जाता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अपनी इंटरनल यूज के लिए। ठीक है, नोट जो होता है ये ज्यादातर इंटरनल यूज के लिए होता है। अब मैं आपको बता देता हूं क्या क्या होता है। देखो एक्सटर्नल पर्पस के लिए मेनली 2 तरह के नोट होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डेबिट नोट, ये एक्सटर्नल यूज के लिए भी होता है। हाँ, दूसरा होता है क्रेडिट नोट। ठीक है, किसी ट्रांजैक्शन में मुझे अगर आगे वाले पार्टी को यह बताना है कि भाई साहब मैंने आपको डेबिट किया है, ये डेबिट क्रेडिट की दुनिया में अभी कदम रखना है, देखेंगे हम लोग, टेंशन मत लो अभी फिलहाल। लेकिन अगर मुझे किसी को कहना है कि भाई साहब मैंने आपको डेबिट किया है, तो उसके लिए मैं उसे भेजता हूं डेबिट नोट। सर ऐसा क्यों करेंगे? देखेंगे ना, अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन में कई बार ऐसे भी इंफॉर्मेशन आएंगे जहां पे चीजों को रिवर्सल करना पड़ता है, रिवर्स। ठीक है,
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि मैंने आपसे कुछ सामान खरीदा, आपने मुझे बहुत कस्में वादे किए, अरे सर ये जो प्रोडक्ट है ना इसके जैसा प्रोडक्ट है ही नहीं, ये अपना मतलब एकदम वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट है, एकदम सुपर्ब, आपको शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा, आप लेके जाओ। अब मैं लेके आया और मेरे को शिकायत का मौका मिला, ठीक है, मुझे पसंद नहीं आया। कुछ यूनिट्स सच में अच्छे निकले, कुछ यूनिट्स बकवास निकले, तो मैं आया आपके पास वापस, बोला क्या सामान बेचते हो यार, हैं धोखा दे रहे हो, क्या है ये, मेरे को नहीं चाहिए, लो वापस लो। नहीं हो सकता ऐसा, परचेज रिटर्न है ना, मैंने खरीदा आपसे और मैंने वापस आपको गुड्स दे दिया, गेटिंग मी? सो जरा समझने की कोशिश करो, मैंने जब आपसे गुड्स खरीदे थे ये उस ट्रांजैक्शन का उल्टा नहीं हो गया? अब जरा समझने की कोशिश करो, मैंने आपसे गुड्स खरीदे थे तो मुझे आपको पैसे देने थे, लेकिन जो गुड्स मैंने आपको वापस कर दिए, जो गुड्स मैंने आपको लौटा दिए, रिटर्न, इनके पैसे तो नहीं दूंगा ना मैं आपको, गेटिंग मी? तो आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना, कि भाई साहब जैसे मान लो 10,000 रुपए देने थे लेकिन 1,000 रुपए के गुड्स मैंने वापस कर दिए, यानी नेट इफेक्ट अब आपको सिर्फ 9,000 रुपए देने हैं, ऐसा करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट दिखाने के लिए हमें इस तरह के नोट की जरूरत पड़ती है, जैसे हम लोग कहते हैं या तो डेबिट नोट या तो क्रेडिट नोट। अब वो डिटेल में देखना है आगे चल के, ठीक है। ये उल्टा भी हो सकता है, जैसे मान के चलो मैंने आपको सामान भेजा फिर आपने गुड्स वापस कर दिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हर तरह के ट्रांजैक्शन में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट यूज में आता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी इंटरनल नोट्स होते हैं। देखो मैं एक और नाम लिख रहा हूं यहां पे, जिसका मैं नाम लिख रहा हूं रिक्विजिशन नोट, रिक्विजिशन नोट, ठीक है। ये एक और तरह का नोट होता है, ये अलग है, रिक्विजिशन नोट अलग है। अब ये क्या होता है, देखो रिक्विजिशन नोट का मतलब होता है समथिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बिजनेस की बात करूं, बड़े बड़े कंसर्न्स की बात करूं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन, तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि काम जो होता है ना ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, सेंट्रलाइज्ड नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड। व्हाट डू मीन बाय दैट? काम ना बांटा हुआ होता है सब लोगों में, एक ही बंदे के ऊपर हर तरह का प्रेशर नहीं होता, ठीक है। सबको बोला हुआ रहता है कि भाई तेरा काम ये है, तू सिर्फ इस काम पे फोकस करेगा, भाई तेरा काम वो है, तू सिर्फ उस काम में फोकस करेगा। हर एक बंदे को काम डिवाइड कर दिया जाता है और सब लोग अपने अपने काम पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा इस तरह का एनवायरमेंट है, देन इन दैट केस जरा समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। जैसे एक डिपार्टमेंट है जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, सामान प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ तो भी बना रहा है। अब वो बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए तो कहां जाएगा, दुकान वो जाएगा? नहीं, इसका काम तो प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो दुकान से सामान लाने का काम एक दूसरे डिपार्टमेंट का होता है, परचेज डिपार्टमेंट। तो ये उसको सिर्फ इंटीमेट करेगा, कैसे? विद द हेल्प ऑफ अ रिक्विजिशन नोट, कि भाई साहब दिस एंड दिस सामान इज रिक्वायर्ड। नाउ इमेजिन करो मल्टीनेशनल्स में ना सिर्फ सिलेक्टेड चीजें नहीं रहते, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। अब ये चीज इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल जाता है क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो इसको इमेजिन करने के लिए ना मैं आपको सीधा साधा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। थिंक अबाउट योर किचन। किचन इज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहां खाना प्रोड्यूस होता है, बराबर। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए, खाना प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, किचन के सामग्री, सामान। अब कितने सामान लगते हैं? 1 या 2 या 3 या 4 या 5, दैट्स इट। जरा इमेजिन करो यार, दाल, चावल, तेल, चीनी, नमक, मसाले में तो भैया अगर लिस्ट बनाने जो तो अच्छा खासा लेंदी लिस्ट बन जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें। सो देयर आर एन नंबर ऑफ मटेरियल दैट आर नीडेड। सेम थिंग हैपेंस हियर। बड़े बड़े फैक्ट्रीज में छोटे छोटे सामान बहुत सारे लगते रहते हैं, करेंगे। सो एज अ रिजल्ट यहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, परचेज डिपार्टमेंट को बता देते हैं, अरे मसाला खत्म, ये वाला मसाला, सॉरी आई मीन ये रॉ मटेरियल खत्म, रॉ मटेरियल XYZ खत्म, ये लेके आओ, ये रॉ मटेरियल PQR खत्म, ये लेके आओ, गेटिंग मी? सो रिक्विजिशन नोट्स, दीज आर बेसिकली made in different departments, not necessarily only this type of requirement. It can be a purchase requisition, it can be some other kind of requisition. अलग अलग तरह के requisitions होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के internal notes बनते हैं, ये भी source document में ही काउंट किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब के अलावा भी मैं यहां पर एक चीज कहूंगा, ऑथराइज्ड वाउचर। वाउचर इज अ सिंपल पीस ऑफ पेपर, एक डॉक्यूमेंट, ठीक है,
जिसमें ट्रांजैक्शन के डिटेल लिखे हुए रहते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए हम एक वाउचर बनाते हैं जिसमें पूरा डिटेल लिखा रहता है कि भाई साहब ये क्या है, कैसा है, सब कुछ लिखा रहता है वहां पे। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं ना, इनमें से कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसके लिए कोई सबूत नहीं होता। बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसके लिए कोई सबूत नहीं होता। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश की अगर बात करें तो जैसे आपने साफ सफाई के लिए किसी मेड को रखा। ठीक है। मेड को जो सैलरी देते हो, जो भी पैसे देते हो, मैक्सिमम केसेस में वहां पर आपको कोई बिल या कोई रिसीप्ट वगैरह नहीं मिलता। सिमिलरली मैक्सिमम केसेस में आप देखना कि आप अगर ऑटो रिक्शा से कहीं जा रहे हो या एनीथिंग सच सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, तो वहां पर भी आपको कोई सबूत, मतलब कोई बिल वगैरह नहीं मिलता। सब लोग नहीं देते। अब कुछ कुछ जगह पे मिलते हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। ठीक है। लेकिन सभी जगह नहीं होते। अब आप बोलेंगे ओला उबर में सर फोन पे मिल जाएंगे, हाँ ठीक है, वो वाले अलग है, लेकिन सब जगह पे नहीं मिलते, सभी जगह पे नहीं मिलते। ठीक है। और कई बार ना कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो मतलब एडजस्ट किए जाते हैं। समझ रहे हो ना बात को? मतलब लीगली नहीं है लेकिन इलीगली वो एडजस्ट किए जाते हैं। अरे यार चलो बताता हूं आपको। जैसे मान के चलो अपन ने ऑफिशियल पर्पस से, बिजनेस पर्पस से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं पे तो भी रिश्वत खिलाया। अब रिश्वत खिलाना हम लोग इंडिया में रहते हैं यार, बचपन से आदत है अपने को। ट्रैफिक हवलदार को मेरे ख्याल से हम सब ने कभी ना कभी रिश्वत खिलाया हुआ है। ठीक है। मानता हूं गलत है, बिल्कुल मानता हूं, लेकिन होता है। ओके। अब पॉइंट यह है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई क्लाइंट है, उसने रिश्वत खिलाया, ही वांट्स इट टू बी एडजस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कि हम उसको बोलेंगे ना ये पाप है, ऐसा नहीं करते, ये गलत बात है, ऐसा बोलेंगे तो हो गया भैया, एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो वो अगर हमसे क्लाइंट अगर आके बोलता है कि इसको एडजस्ट करो तो करना पड़ता है, क्या करेंगे, पापी पेट का सवाल है। ठीक है। तो अब अगर हम लोगों ने एडजस्ट किया तो क्या नाम से देंगे, इसका सबूत क्या रखें? अब सोच के देखो, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को जाके हम लोगों ने रिश्वत खिलाया, सबूत क्या होगा इसका? वो लिख के देगा मुझे, रिसीव विद थैंक्स। कुछ नहीं होता, नहीं। हाँ, तो ऐसे भी कुछ चीजें होते हैं जिसका कोई सबूत नहीं होता। ठीक है। तो हम क्या करें अभी इसके लिए? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ओनर वगैरह होते हैं ना, मैनेजमेंट पे जो रहते हैं, उनको कहते हैं भाई साहब आप साइन कर दो इस वाउचर पे, ऑथराइज्ड। आपने बोला इसलिए मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, अदरवाइज मैं नहीं करता। नहीं। तो ऐसे कुछ चीजें भी होते हैं जिसके लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत नहीं है तो भैया हम हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, जो मैनेजमेंट है, ओनर है, भाई साहब तेरा बिजनेस है, तू ही जिम्मेदारी ले। ओनर को कहेंगे कि तू ये वाउचर पर साइन करके दे रहे, ये साइन के दम पे मैंने अकाउंटिंग किया है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। ऐसा होता है। ओके। सो व्हाटएवर, सबसे पहले हम इन सब चीजों को इकट्ठा करते हैं इन अ फाइल, एंड दिस इज कॉल्ड एज द वाउचर फाइल, द सोर्स डॉक्यूमेंट फाइल। नाउ वंस वी आइडेंटिफाई द सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड मेंटेन इट, इसके बाद जो होता है ये है हमारा जर्नल एंट्री की शुरुआत। कैसे होता है देखो, सबसे पहली बात, ये जो एंटिटी है, ठीक है, हमारा ट्रांजैक्शन किसी न किसी एक पर्सन के साथ हो रहा है। ठीक है। अब ये किस तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। या तो एक एस्पेक्ट ऐसा है कि इस बंदे से या तो मेरे पास कैश आ रहा है ना, या तो मेरे पास बैंकिंग नोट में पैसा आ रहा है, मोड में पैसा आ रहा है ना, या तो इसके पास से मेरे पास कोई असेट आ रहा है, या तो इसने मुझे कोई सर्विस प्रोवाइड किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे अलग अलग तरह के मुझे आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या हुआ, आगे वाले के पास से मेरे पास मुझे क्या मिला। ठीक है। तो ये सब मुझे आइडेंटिफाई करना होगा। या तो ये कोई मेरे लिए रिसीवेबल है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ भी मिलना बाकी है, कुछ मिला नहीं अभी तक। ठीक है। इसी तरह से ये भी हो सकता है द सेकेंड एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट अप्लाई कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो, मैं दो एस्पेक्ट देख रहा हूं। सेकेंड एस्पेक्ट इज कि बदले में क्या हुआ, बदले में या तो मैंने भी इसे कैश दिया, या तो मैंने बैंकिंग मोड में पैसे दिए, या मैंने इसे कोई एसेट दिया, या मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड किया, या कोई सामान दिया, गुड्स दिया। ठीक है। या मनी स्टिल पेएबल, एनीथिंग लाइक दैट। मुझे आइडेंटिफाई करना होगा क्या हुआ।
ठीक है। अब दोनों तरफ से कहीं ना कहीं ये दो एस्पेक्ट्स है और दोनों तरफ से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को मुझे अकाउंटिंग सिंबॉलिक लैंग्वेज में रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करूंगा? ये जो भी इंफॉर्मेशन है, द फिन इन्फो, ठीक है, इसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा एज एन अकाउंट। ठीक है, देख रहे हो मैंने टी फॉर्मेट में एक चीज बनाया है। दिस इज अ सिंबॉलिक वे ऑफ मेकिंग एन अकाउंट। क्योंकि दोस्तों देखो, अकाउंट क्या है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी इंफॉर्मेशन। अब मॉनेटरी इंफॉर्मेशन दो ही तरह के तो होंगे यार। मॉनेटरी टर्म्स में या तो मेरे पास कुछ आ रहा है या तो मेरे पास से कुछ जा रहा है। एज सिंपल एज दैट। लेन देन, दो ही तो बातें हो सकती है, या तो मैं ले रहा हूं या फिर दे रहा हूं। एज द केस में भी या तो पैसे आ रहे हैं या तो पैसे जा रहे हैं। गेटिंग मी? सो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में मैं इस इंफॉर्मेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा हूं। एक हिस्सा हो गया है अबाउट मे बी रिसीविंग समथिंग, अनदर हिस्सा इज अबाउट गिविंग समथिंग। बट इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन सा रिसिप्ट है, कौन सा पेमेंट है, क्या है, क्योंकि रिसीवेबल पेएबल वगैरह भी होते हैं, काफी कुछ होता है। तो एज अ रिजल्ट हम इन दो साइड्स को एक नाम दे देते हैं। दिस साइड इज कॉल्ड एज द डेबिट साइड, द लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज द डेबिट साइड, द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज द क्रेडिट साइड। ठीक है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं दो एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करूंगा और इन दोनों एस्पेक्ट्स के लिए आई विल आइडेंटिफाई सम और अदर अकाउंट। सो इन एवरी ट्रांजैक्शन देयर विल बी एटलीस्ट 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व। ठीक है, एटलीस्ट इसलिए कहा क्योंकि कभी कभी ना 2 से ज्यादा भी दिखते हैं। तो वॉट एवर, फिलहाल शुरुआत में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व। ठीक है, तो जितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन मेरे पास आगे वाले की तरफ से आया है उतना ही मैं रिटर्न में भी किसी को दे रहा हूं। ठीक है, तो ये दोनों को मैं किसी न किसी अकाउंट के फॉर्म में आइडेंटिफाई करूंगा और यहां पर मैं डेबिट क्रेडिट लैंग्वेज का यूज करूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट क्रेडिट लैंग्वेज? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ सपोज आई राइट समथिंग हियर, यहां पे मैंने 10,000 रुपए लिखे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ आई एम राइटिंग समथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मतलब डेबिट साइड। So if I'm writing something there, that is a symbolic language. What is that symbolic language? When I'm writing something on the debit side, on the left hand side, इसका कुछ न कुछ एक मतलब निकल के आता है और उस मतलब को हमें समझना होगा in the debit credit language rules, जिसमें अभी थोड़ी देर बाद हम लोग आने वाले हैं। एक बात याद रखना है कि in every transaction, if I write one amount on the debit, then second information will always be on the credit. ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने किसी एक ट्रांजैक्शन में कोई चीज क्रेडिट किया, किसी अकाउंट के क्रेडिट पे लिखा, तो उसका सेकंड इफेक्ट विल ऑलवेज बी ऑन द डेबिट। इन अ सेंस दैट ऑलवेज यू विल फाइंड दैट द डेबिट इज इक्वल टू द क्रेडिट। ठीक है, ये जो सिस्टम होता है इसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि इन एवरी ट्रांजैक्शन देयर इज डुअल एस्पेक्ट, और इस डुअल एस्पेक्ट के दम पे हम हर एक ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करेंगे। सेम अमाउंट से किसी एक अकाउंट को अगर मैं डेबिट कर रहा हूं तो वही अमाउंट किसी और अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। व्हाट आर दीज 2 अकाउंट्स? दीज 2 अकाउंट्स आर नथिंग बट सम और अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसे मुझे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग आगे अभी करने वाले हैं। इसके लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले हम लोग पास करते हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक है, सबसे पहले हम पास करते हैं जर्नल एंट्रीज। कैसे पास करेंगे? हम लोग किसी न किसी अकाउंट को डेबिट करेंगे और किसी न किसी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री में हम सिर्फ इतना लिख लेंगे कि भाई साहब सो एंड सो अकाउंट इज डेबिटेड, सो एंड सो अकाउंट इज क्रेडिटेड, बस। इसके आगे जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, दैट इज मेड इन अ सेपरेट रजिस्टर, तो उस अलग रजिस्टर में आई विल बी मेकिंग दीज अकाउंट्स, दीज टी अकाउंट्स। ठीक है, जिसमें हर एक पेज में वी विल बी मेकिंग इंडिविजुअल टी अकाउंट्स, और वहां मैं एक्चुअल ये 10,000 रुपए या जो भी मैंने लिखा है ना डेबिट और क्रेडिट साइड में, वहां पर उसे लिखूंगा। अब ये पूरा का पूरा अनलेस एंड अनटिल वी डू इट, कॉमर्स वाले जरूर इसे इमेजिन कर पा रहे हैं, साइंस वाले एकदम से इसे इमेजिन नहीं कर पाएंगे। सो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हौले हौले हम इस चीज में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, so this is what is the basic background that I wanted to clear here in the very first lecture of this chapter.